प्लानिटरी मोशन में अभी तक हम पढ़ते थे, यहाँ पर एक इस तरीके से मास है, कोई बहुत बड़ा मास है, ये स्मॉल एम बहुत छोटा रहता था। उसका फ़ायदा क्या होता था, यही इसके चक्कर लगाता था, ये इतना हैवी होता था कि ये अपनी जगह से हिलता भी नहीं था। तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन कर पाते थे। लेकिन हमेशा ऐसा वो ज़रूरी नहीं है। जैसे यूनिवर्स में हमें अगर 2 स्टार आसपास मिल जाएँ तो दोनों का मास कंपेरेबल होता है। उस केस में आप ये नहीं बोल सकते अरे ये वाला मास तो स्टैटिक है, ये मूव नहीं करेगा। तो उस केस में दोनों ऑर्बिट करते हैं, दोनों एक ये इसके चक्कर लगाता है, ये इसके चक्कर लगाता है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे के चक्कर नहीं लगाते हैं। दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है, लेट्स से यहाँ पर कहीं बना ही देता हूँ मैं, हमारे पास 2 इस तरीके से स्टार हैं। लेट्स से दिस इज M1, दिस इज M2, और इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। तो इन दोनों का लेट्स से सेंटर ऑफ मास कहीं आ जाता है इस जगह पे, दिस इज सेंटर ऑफ मास, और वो इसके अबाउट चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पर अगर ये इस तरफ जाएगा V2 से तो ये इस तरफ आएगा V1 से। यहाँ पर क्या आप बोल सकते हो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड का स्क्वायर T² इज प्रोपोर्शनल टू R3? नहीं, वो नहीं हो सकता। T² प्रोपोर्शनल टू R3 ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा? पहली बात तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू सेम यहाँ पर होगी। क्यों सेम होगी? अगर मान लो ये यहाँ तक आ गया तो उसको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, तभी तो हमारा सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में यहाँ पर रहेगा। अगर ये यहाँ पर आ गया तो इस वाले को यहाँ आना ही पड़ेगा, तभी देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता, इसलिए हमारे ओमेगा को सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेंटर ऑफ मास कैन नॉट मूव। ओके, ठीक। अब एक और बात देखो, हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स कितना होने वाला है? हमारे पास F की वैल्यू हो जाती है G(M1 M2) अपॉन R का स्क्वायर। अगर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है तो ये है हमारे पास फोर्स इस तरीके से F एंड F। ऑलराइट, यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा, ये देखो चक्कर लगा रहा है इस रेडियस के अबाउट, तो इसको मैं बोल दूंगा दिस इज R1, है ना, एंड दिस पार्ट इज R2, ये है हमारा R2। अब जो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर R1, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन R1, m1 लगा दो यहाँ पे, या फिर मैं लिख सकता हूँ F2 इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर R2, या फिर लिख सकता हूँ m2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन R2। ओमेगा दोनों के लिए सेम है, इस तरीके से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। अगेन आपको R1 और R2 पता करना पड़ेगा। तो ये हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके हैं कि ये जो R1 होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, ये R2 होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 इज इक्वल टू मास दूसरी साइड का, ये अगर ये वाला मास ज़्यादा होगा तो ये वाली लेंथ ज़्यादा आ जाएगी ना, तो इसको बोलते हैं M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स R। R2 की वैल्यू हो जाएगी M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स R। तो अब यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, है ना। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रेडियस की ध्यान रखना, कौन सा रेडियस आपको कंसिडर करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो नहीं होता है, और साथ में ओमेगा की वैल्यू सेम होती है, बस यही हमें देखना होता है। Two stars of masses m and 2m are at a distance d rotate about their common center of mass in free space. The period of revolution is। तो बहुत अच्छा सवाल है। तो हमें पता है कि इस तरीके की कुछ ज्योमेट्री होने वाली है, एक का मास m है, एक का 2m है, दोनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों रोटेट करने वाले हैं। तो बताओ इनमें से m कौन सा है, 2m कौन सा है? यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? तो डायग्राम देख के मुझे पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास तो ये रहा, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिट करते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास किसके पास होता है? ज़्यादा हैवी मास के पास में। तो ये वाला हो जाता है हमारे पास 2m, दिस इज 2m, दिस इज m। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है पता करो, इन दोनों के बीच में जो ये रेडियस है अलग अलग पता करो यार। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस की वैल्यू है d, हमें दी हुई है टोटल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू d। अब मैं कैलकुलेशन किसी के लिए भी कर सकता हूँ, मैं इसका टाइम पीरियड पता करूँ या इसका टाइम पीरियड पता करूँ, दोनों के लिए बात बराबर है। लेट से मैं इसका कर लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये एंगल लेंथ हमारे पास अगर टोटल d थी तो ये वाली जो लेंथ आ जाती है वो वाली लेंथ की वैल्यू आ जाती है 2d डिवाइडेड बाई 3।
यहाँ से लेकर के, ये सेंटर ऑफ मास को हटाओ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए। अब मैं इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर कर दूंगा, ओमेगा आ जाएगी, टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एफ जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, वो लग रहा है जी एम 2m अपॉन डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। मास कितना है इसका, मास है m, ओमेगा हमें पता करनी है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस की वैल्यू है 2d/3, तो ये हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर आपको देखो क्या से क्या कट जा रहा है, एक m से ये m कट जा रहा है, 2 से ये 2 इस तरीके से कट जा रहा है। हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाती है 3gm अपॉन डी क्यूब का अंडर रूट। क्या यहाँ से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डी क्यूब अपॉन 3gm। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ग्रेविटेशन का ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का। एक महीने में 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी और उसमें आप कंप्लीट फिजिक्स को कवर कर लोगे। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है विद रेलेवेंट क्वेश्चंस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर चेकआउट करना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि हम मिले व्लॉग्स में या फिर अगले वीडियो में, कहाँ जहाँ भी आ जाओ प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना यार, कुछ तो कर दो, नहीं तो यूट्यूब की गहराइयों में डूब जाता हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।